माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश में कैसे पास होंगे। ठीक है, अभी तक हमने बहुत ही कम तैयारी की है, तो इंग्लिश का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आपका 70 नंबर का पेपर आता है, 70 में 70 नंबर आप लेकर आओगे। इंग्लिश में आप 70 में 70 लेकर आओगे, एक भी नंबर आप नहीं छोड़कर आओगे क्लास 10 इंग्लिश में। और ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। आपका एक भी परसेंट चांस नहीं है कि नहीं आएगा, 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंग्लिश में अगर आपको टॉपर बनना है, 95% लाना है, टॉपर बनना है, तो ये वीडियो बहुत है। एक ही वीडियो से आपका पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ब्लेसिंग यानी कि वरदान का काम करेगा। महामैराथन वीडियो है। महामैराथन का मतलब इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और ये 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, मतलब बहुत ही बड़ी वीडियो है। और ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 95 हिट कराएगा। आप 70 नंबर का पेपर होगा, 65 नंबर लेकर आओगे, 70 में 70 करके आओगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन बताएंगे यार कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। पेपर में आग लगा दो, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़कर नहीं आना है, पेपर में आग लगा देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले देखो, आपके जो प्रोज हैं, प्रोज के भी सारे इंपॉर्टेंट देखेंगे एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में। ठीक है, पोएट्री में जो आपकी आते हैं सारी चीजें इसी वीडियो में देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पोयम हैं, सेंट्रल आइडिया हैं, सब कुछ। सप्लीमेंट्री में जितने भी चीजें आते हैं, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, इसी वीडियो में देखेंगे। साथ में आपका जो ग्रामर सेक्शन है 35 नंबर का अलग से। ठीक है, ये तीनों मिलाकर 35 नंबर, ये अकेले 35 नंबर का आता है, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप इंग्लिश में 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, 70 में 70 लेकर आओगे। ये इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। जितना लाइक हो सके करो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 5000 लाइक। अगर आप लोग 5000 लाइक तक पहुंचा देते हो तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि हमें सारी चीजें पढ़ना है, तभी हम 95 या 65 नंबर ला पाएंगे 70 में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। इंग्लिश के पूरे बुक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको तैयार ही कर लेने हैं, क्योंकि ये क्लास 10 इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव बताइए जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग ग्रामर एंड प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री सारे का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मतलब इससे बाहर आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे ही नहीं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, सबसे पहले हम लोग ग्रामर के जो ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे, जो ग्रामर के हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना और एक एक क्वेश्चन का नोट बना लेना, क्योंकि इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा वो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। तो पहला ऑब्जेक्टिव, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, देखो पार्क के नीचे एक अंडरलाइन है। अब इस सेंटेंस में जो पार्क है वो क्या है? ठीक है, तो ऑप्शंस भी आपके पास है, नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है। अगर आपको थोड़ा सा डिफिनीशन पता होगा इन सारी चीजों का तो आप बता दो कि पार्क है क्या। पार्क यहाँ क्या है? एक पैलेस, एक स्थान है। तो स्थान जो आपका किसी नाम या फिर स्थान, ये सब आपको नाउन में पता चलता है। अगर आपको नाउन का डेफिनेशन पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो पार्क है वो स्थान है। ठीक है, तो नाउन जो है, नाउन में हम लोग किसी स्थान का बात करते हैं। ठीक है, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सारे नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ आपका जुलाई के फेवरेट के नीचे अंडरलाइन है। तो यहाँ फेवरेट क्या है? तो ये जो है फेवरेट ना, ये विशेषता बता रही है भाई जुलाई का, कि भाई जुलाई जो है माई फेवरेट। तो क्या है? जुलाई है। फेवरेट जो है, फेवरेट का मतलब होता है मेरा पसंदीदा, मतलब पसंदीदा। ठीक है, तो यहाँ एडजेक्टिव है या वर्ब है या नाउन है या एडवर्ब है। तो देखो, जो फेवरेट है वो जुलाई की विशेषता बता रही है, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। ठीक है, विशेषता यही बताती है। देखो, अगला है कि व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपुल स्पीक इन ब्राजील।
अब यहां देखो स्पीक के नीचे अंडरलाइन है, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहीं से भी अंडरलाइन आ सकता है। तो ये हमारा नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो देखो स्पीक के नीचे अंडरलाइन है और स्पीक यहाँ क्या है, ये जो है ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐसे इनकी 3 से 4 फॉर्म होती हैं, 4 फॉर्म, एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म अलग होता है, जैसे हम लोग फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका बताना है, जो स्टेट है ये क्या है, इसके नीचे अंडरलाइन है। ये वर्ब है या एडवर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या है, तो ये एक स्टेट मतलब राज्य है। ठीक है, एक स्थान है। तो ये हमारा एक नहीं, ये हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक स्थान है। हाँ, तो ये हमारा नाउन होगा ना, क्या होगा, नाउन। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से जो आपका स्टार्ट होगा वो टेंस स्टार्ट होंगे। क्या होगा, अभी तक हमारे पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे थे, अब हमारे टेंस स्टार्ट होंगे। टेंस क्वेश्चन नंबर 5 है, सी हैज ... टू द पार्टी। तो गो लगाओगे, वेंट लगाओगे, गॉन लगाओगे, गोइंग लगाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। देखो जो हैज है ना, हैज के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गो तो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है, गॉन हमारा थर्ड फॉर्म है, तो ये सही है। गोइंग हमारा फोर्थ फॉर्म है, यानी कि आईएनजी फॉर्म है, तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ सी वाज होता तो हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते थे। अगला 6 नंबर, रोहन ... द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो यहाँ आप क्या लगाओगे, वॉचेज लगाओगे या हैव वॉचेड या हैड वॉचेड या वॉच वॉचिंग। देखो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लगाओगे, देखो यहाँ जो है रिव्यू दिया, क्योंकि वो फिल्म देख चुका था। बिफोर मतलब पहले ही वो फिल्म देख चुका था। देखो बिफोर आया हुआ है, तो इधर हमारा जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, और इधर हमारा प्रेजेंट में है, तो ये हमारा हैड वॉच्ड लगेगा। हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैड वॉच्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सारा क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन आप इंग्लिश का ये ऑब्जेक्टिव समझ लो, ग्रामर भी है, प्रोज भी है, पोएट्री भी है, सप्लीमेंट्री भी है, सारे एक साथ हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। सीता और हर ब्रदर्स फिर डैश डैश टू बी ब्लेम्ड। तो यहां आप किस चीज का प्रयोग करोगे, इज का, हैज का, आर का, वाज का। तो देखो सीता और हर ब्रदर्स, यानी कि सीता है और उनके साथ उनके भाई भी हैं। तो ये एक वचन तो है नहीं, केवल सीता तो है नहीं, उनके भाई भी हैं, तो आर का प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा, आर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ही फिर ... डेली फॉर ये एयर नाउ। तो देखो यहां आपका एक्सरसाइज रहेगा, वार एक्सरसाइजिंग या फिर हैज बीन एक्सरसाइजिंग या हैव बीन एक्सरसाइजिंग। ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो हैज बीन एक्सरसाइजिंग, लेकिन याद रखना यहां एक टाइम है, इसलिए हम लोगों ने हैज लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा स्टार्ट होगा अब आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपके कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ए एन एंड द। अब इन तीनों में से कोई एक का प्रयोग करना है। ठीक है, कोई एक सही होगा। 9 नंबर, ही वेंट टू बाई ... लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। तो ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, नो आर्टिकल। तो किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो लैपटॉप है ना, तो इसलिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, कोई ओवल तो है नहीं। ठीक है, अगला देखो यहाँ ... ये दा कटा हुआ है क्योंकि यही हमारा भाई आर्टिकल है। ठीक है, फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। तो फूड के आगे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आए तो आप दा लगाना। ठीक है, आर्टिकल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 18 माइल्स, फिर यहां डॉट, फिर आवर्स। तो यहां क्या भरा जाएगा, ए दा भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, नो भरा जाएगा। तो यहाँ 18 मीन्स एंड यहाँ आवर्स है ना, तो यहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एन का। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसको हावर्स लिखा रहता है लेकिन आवर्स पढ़ा जाता है, एच इसमें साइलेंट होता है, इसलिए ओ जो है वो आपका ओवेल हो जाता है, इसलिए ए ई आई वो यू के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 5 आप वर्ड से याद रखो, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके साथ हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। अगला, लेट्स गो टू, फिर यहां आपका डैश डैश बीच। तो यहां एन, ए, द या नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डैश 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 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। एन, ए, द, नो आर्टिकल, किसका प्रयोग करोगे,
तो इसके आगे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दा प्रेसिडेंट हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दा प्रेसिडेंट। तो हमारा 13 क्वेश्चन यानी कि 13 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहां तक आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी बहुत ही अच्छे से। देखो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोगों को अच्छे से केवल तैयारी करना है, ठीक है। लिखा हुआ डू फिर स्लेस है, नॉट स्लेस, टाइम वेस्ट, प्रीवियस एंड योर। तो इसको आपको रीऑरेंज करना है। रीऑरेंज का मतलब इसको व्यवस्थित करना है। डू योर प्रीवियस टाइम नॉट वेस्ट, डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, टाइम वेस्ट, डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम। सी वाला सही है, डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम। अपना जो ये मतलब एक प्रीवियस टाइम है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टाइम है, उसको मत वेस्ट करो फालतू में, ठीक है, क्योंकि टाइम दोबारा लौट कर नहीं आएगा। देखो फाइंड द मिसफिल्ड वर्ड्स, एनेक्स या एनिवर्सरी या एनिमेट या फिर एनिमोस्टली। तो यहाँ हमारा 15 में जो है वो एनिवर्सरी वो गलत है, मतलब यहाँ मिसफील्ड है, ये वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। व्हिच वर्ड्स इज कंप्लीटली स्पेल्ड, डिफिनीशन, एक्सरसाइज, अटेंडेंस या डिवीजन। तो डिवीजन हमारा हो जाएगा यहाँ मिसफील्ड। तो ये हमारा हो गया करेक्ट स्पेलिंग वैसे हमारे क्वेश्चंस। तो यहाँ से 16 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, मतलब 16 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा है। और ये सारे अभी तक हमारे ग्रामर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे ग्रामर से आते हैं, जो भी आए, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस से, सेंटेंस से, रीऑर्डर से, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अभी और भी हैं, डोंट वरी, अभी हमारे ग्रामर के और भी हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। लिखा हुआ द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है इस टेंस में कि द यंग बॉय रैन अवे। देखो यहां आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव जो विशेषता बता रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो बॉय की विशेषता यहां क्या है कि बॉय जो है वो यंग है, ठीक है, यंग है। तो यहां जो होगा वो उसकी विशेषता यंग होगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दा तो होगा नहीं, क्योंकि दा तो एक आर्टिकल है। रैन होगा नहीं, क्योंकि रैन तो एक वर्ब है। यंग जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यंग जो है वो हमारा एक एडजेक्टिव है और ये हमारी विशेषता बता रही है। अगला क्वेश्चन, चूज द प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन चूज करना है। व्हाट इज इट टाइम, फिर डैश डैश योर वॉच, इन, एट, ऑन या बाई। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका हमारा हो जाएगा वाई, यहां आपका वाई भरा जाएगा, ठीक है, टाइम बाई योर वॉच। अगला 19 नंबर, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। माई फ्रेंड, मेरा जो फ्रेंड है, इज ए हार्ड वर्किंग मैन। तो यहां आपको भैया क्या चूज करना है, हमें चूज करना है कि इसमें हमारा वर्ब क्या है। तो इसमें जो हमारा वर्ब है वो इज है। क्या है? इज, ठीक है, इज है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, सी फिर डैश डैश टू द मार्केट विथ हर कजिन्स। हैड गॉन लगाओगे या विल गो लगाओगे या वेंट लगाओगे या ऑल। तो यहां हमारा देखो सी है, फिर विल गो जाऊंगा, वेंट गया, हैड गॉन चुका था। तो सारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारा आप लगा सकते हो, कोई सा भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए अभी तक, किसके जानते हो? ग्रामर के। ग्रामर के सारे अभी तक 20 ऑब्जेक्टिव थे। अब ये हमारे जो स्टार्ट होंगे वो होंगे प्रोज से। किससे? अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होंगे वो प्रोज से स्टार्ट होंगे, मतलब जो आपके प्रोज होते हैं, प्रोज वाले चैप्टर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपको तैयार, देखो जितना बता रहा हूं तैयार कर लो, फिर आपको इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट लैंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज। लैंचो जो था वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था अपने रिप्लाई में, मतलब अपने लेटर में वो क्या चाहता था, क्या लिख रहा था। 100 एंस उसको चाहता था, या 75 पीसेज, या 100 पीसेज, या 100 पैसे। तो उसको जो चाहिए थे वो 100 पीसेज चाहिए थे, ठीक है। वो इसको एक्सेप्ट कर रहा था कि मुझे इतने चाहिए, क्योंकि हमें दोबारा फसल को लगाना भी है, और फसल जब तक आ ना जाए तब तक हमें जीवित भी रहना है उसमें, उस पैसों से। तो इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखो, लैंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही वाज टू विजिट सीड्स। नहीं, ये तो गलत है। वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली।
देखो केवल फूड ही की जरूरत नहीं थी, नीडेड इट द मोस्ट, उससे बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए वो मांग रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे केवल फूड की जरूरत नहीं थी फैमिली को, बल्कि उसके पास दोबारा फसल को लगाने के भी पैसे नहीं थे, तो इसलिए नीडेड इट द मोस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, केवल एक वर्ग के लिए नहीं, उनके सारे वर्ग के लिए ये पैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, द पोस्ट मास्टर वॉज ये एमीवल फेलो, तो कैसा एमीवल फेलो था? रूडी था, मतलब रूड मतलब बहुत ज्यादा रूडी जो होती नहीं है, लेजी था नहीं, फ्रेंडली था नहीं, एक फैटी था। फैट का मतलब होता है एक मोटा ताजा था। ठीक है, मोटा ताजा था मतलब वो जो पोस्ट मास्टर था बहुत ज्यादा मोटा था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ द इनिग्रेशन वाज, इनिग्रेशन के समय जो ऑथर की एज थी, जो उसका उम्र था वो कितना था? 18 ईयर, 75 ईयर, 79 ईयर या 70 ईयर? तो इनिग्रेशन के समय जो इनका जो मतलब एज था वो 80 साल का था, 18 ईयर 80 साल। ठीक है, समझ में आया 24 नंबर क्वेश्चन तक? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं, अगर आप कंप्लीट कर लोगे ना तो यार आपका जो ऑब्जेक्टिव हो खत्म हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाने से। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर, द इनिग्रेशन वाज टॉकिंग पैलेस इन, जो इनिग्रेशन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? द कैपिटल बिल्डिंग्स, द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन पोर्ट्रिया, या द लवली स्टैंड स्टोन्स एमिथ्रेट, या फिर हमारा द एमिथ्रेट? नहीं, हमारा इसमें हुआ था सी वाला, द लवली स्टैंड स्टोन्स एमिथ्रेट्स। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, नेल्सन मंडेला बीकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या बनी थी पहली जो ब्लैक मतलब ब्लैक मैन बनी थी, क्या बनी थी जो नेल्सन मंडेला? एक प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या मिनिस्टर? देखो जो मतलब साउथ अफ्रीका में बनी थी वो बनी थी प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद, आसान बात नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है अगर, तो ये प्रेसिडेंट बनी थी। अगला 27 नंबर, द यंग सीगल वाज अलोन हिज लेड बिकॉज ही हैड नो फैमिली ऑफ ओन, उसके पास कोई फैमिली नहीं था, गलत है। ही हैड नॉट मेड बिजनेस, नहीं, उसने कोई घोंसला नहीं बनाया था, नहीं, गलत है। हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड फ्लोन अवे एक्सपेक्ट हिम ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, ये सही है कि उसके जो माता पिता और उनके जो भाई थे वो उड़ गए थे, और तो इसको डर भी लग रहा था उड़ने से। ठीक है, तो बस हो गया, और क्या, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो 28 नंबर, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज वेरी नर्वस, नहीं नर्वस नहीं था, हैप्पी नहीं था यार, एक्सपेक्टेड नहीं, वो डर रहा था। डरना का मतलब अफ्राइड, जैसे फर्स्ट टाइम कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी करते हो, मान लो आप पहली टाइम आप क्या चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको डर तो लगता ही है ना कि कहीं आप गिर जाएंगे, गोड़ हाथ टूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो यही मतलब उनको भी डर लग रहा था कि यार उड़ना तो है बट फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा तो डर लगेगा ही, और डर लगता है बट एट लास्ट क्या होता है कि सीख जाते हैं, मतलब एट लास्ट क्या होता है कि आपको जीत मिल ही जाती है, क्योंकि भाई आपको वही करना है तो जीत तो मिलेगी ही। अगला देखो, आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 29 नंबर, द ऑथर सा इन द ब्लैक क्लाउड्स, जो ऑथर था वो ब्लैक क्लाउड्स यानी कि काले बादलों के उसमें क्या देखा? ए ब्लैक एलोप्लेन या ए ब्यूटीफुल एलोप्लेन? नहीं, कुछ नहीं। अगला एनदर एलोप्लेन, ए डार्क एलोप्लेन? नहीं, उसने जो देखा था एक दूसरा एरोप्लेन, अपने एरोप्लेन के पास एक दूसरा एरोप्लेन देखा था जिसमें से कोई व्यक्ति हेल्प के लिए अपने हाथ को हिला रहा था। ठीक है, क्योंकि वो जो था आंधी का समय था और काफी प्रॉब्लम था उस समय। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर, द नरेटर वॉज ग्रेटली व्हेन ही सा अनदर एरोप्लेन इन द स्ट्रोम, वो सोक्ड हो गया, नहीं, रिलीव्ड, या फिर देखो ये वाला सही, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, रियलाइज्ड। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, एनी जो एनीज मदर थी, जो एनी की माता थी, ठीक है, मदर, एनीज मदर आल्सो हैड द हैबिट ऑफ, जो एनी की माता की हैबिट थी वही एनी की भी हैबिट थी। तो एनी की माता की हैबिट क्या थी? ठीक है, मेडिटेशन था या ब्रोडिंग था या थिंकिंग था या टॉकिंग था? तो
टॉकिंग था मच, बहुत ज्यादा बात करने का, बहुत ज्यादा बातूनी थी, बात बहुत ज्यादा करती थी। ऐसे एनी भी बहुत ज्यादा क्लासरूम में बात करती थी। सो उन्हें निबंध दिया गया था लिखने के लिए चैटर बॉक्स पर, ठीक है। मिस्टर किसिंग जो एक टीचर थे उन्होंने दिया था, ठीक है। शायद पता होगा, चैप्टर तो पढ़े ही होंगे। एनी वुड एलो वन टू रीड हर डायरी व्हेन, तो उसको क्या पता चला जब उसकी डायरी को पढ़ा कि सी वुड हैव ए रियल फ्रेंड, ठीक है। सी वुड हैव ए रियल फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 32 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां से देखते हैं। देखो 33 नंबर क्वेश्चन यहां, सी नेम्ड हर डायरी किटी एज, किटी उसके लिए क्या था, सी लव्ड द नेम, या सी हैड ऑलवेज वांटेड ए किटी, या हर डायरी वाज ए हर फ्रेंड। उसकी डायरी जो थी वो उसकी फ्रेंड थी, क्योंकि उसके पास और कोई रियल फ्रेंड नहीं था, वो जो डायरी था वो उसका फ्रेंड था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं, नहीं 34 नंबर अब देखते हैं। द बेकर डिलीवर्ड द सर्फ टू द ऑफ हाउस होल्ड, तो एक सर्वेंट की तरह डिलीवर करता था, एक सर्वेंट की तरह घर घर में डिलीवर करता था, बेकर्स जो थे ब्रेड बनाने वाले। अगला, कुर्ग इज नोन विथ अनदर नेम व्हिच इज, जो कुर्ग था उसको और किस नाम से जाना जाता था, कोडागू से, या कुर्गिस्तान से, या कुर्दिश से, या फिर पीच ऑफ हीवन से। तो जो कुर्ग था, ये जो नाम है कुर्ग, इसको और एक नाम से जाना जाता था कोडागू से, ठीक है, कोडागू। अगला क्वेश्चन, द ऑथर टोल्ड हिज फ्रेंड ऑफ हिज विश टू हैव ये पेट एनिमल्स, बाय हिम अनदर पेट ऑथर, या गेट ए पेट, या हैव ये ऑटर एज ए पेट। तो इसका होगा हैव एन ऑटर एज ए पेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। अभी हमारा प्रोज का ही चल रहा है, ध्यान रखना। ए फॉर्चून टू बल्ली वाज, बल्ली को मतलब पहला मनी या 30 पैसे या 50 पैसे या 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगला 38 नंबर क्वेश्चन, बल्ली क्लेप्ड हर हैंड विथ जॉय, बल्ली ने अपने हैंड को क्लेप मतलब ताली क्यों बजाई, विथ जॉय आनंद के साथ, सीइंग ए काउ रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस, उन्होंने देखा था कि एक गाय जो है वो बस के सामने से दौड़ती हुई जा रही थी, तो उसको मजा आया था क्योंकि वो बस में बैठी हुई थी, छोटी बच्ची थी, ठीक है। अगला 39 नंबर, द गर्ल बल्लीमा वॉज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, जो बल्लीमाई थी, बल्लीमाई का जो शॉर्ट नेम क्या था, ऊषा था या अम्मा था या कुट्टी था, नहीं बल्ली था, ठीक है। उसका आगे का काट के बल्ली बना दिया गया था। देखो आगे बल्ली माई है तो आगे का जो बल्ली वाला शब्द ले लिया गया था, ठीक है। अगला 40 नंबर, बुद्धा लेटर कंपेयर लाइफ द मॉडल टू, देखो अर्थेन वेसल मेड बाई द पोटर, यानी कि ये हो गया हमारा 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये आपके 20 तो आपके किसके हैं, ग्रामर के, और 20 ही हमारे प्रोज के हैं। अब देखो पोएट्री में आपके है नहीं, पोएट्री में तो आपका स्टेंजा आता है, इसलिए हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन। देखो सप्लीमेंट्री में आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 41 से, मिस्टर पंपरी वाजे, मिस्टर पंपरी एक कौन थे या कौन थी, एक पुअर लेडी थी, एक गरीब लेडी थी, या एक सेल्फिश लेडी थी, या फिर एक रिच लेडी थी। कैसी थी, एक रिच लेडी थी, क्या थी, एक ये रिच लेडी थी ना, जेंटल लेडी, एक रिच लेडी थी, ठीक है। जो मिस्टर पंपरी एक अमीर लेडी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42, एट द क्लीनिंग द डॉक्टर गेव ट्रिकी, ट्रिकी को क्या कहा करने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या इंजेक्शन, नो फूड फॉर 2 days या चॉकलेट्स, तो नो फूड्स फॉर 2 days, 2 दिन के लिए खाना पीना बंद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। 43 आ जाओ, हु वाज मिस्टर पंपरी, तो द मैड या द केयरटेकर या द नर्स या द मिस्ट्रीज, तो द मिस्ट्रीज, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, हु वाज थीफ इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी, जो थीफ्स स्टोरी है, ठीक है, चोर की कहानी के जो थीफ्स थे वो कौन थे, हरि सिंह थे, अनिल थे, मंगल पांडे थे या सुरेश थे, तो इसके जो थे वो हरि सिंह थे, हरि सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड ही कुड कुक बिकॉज ही वांटेड, वो चाहते थे वर्क एंड फूड, जो वो क्या चाहते थे, ही वांटेड वो चाहते थे वर्क काम और फूड और खाना, ठीक है, बस हो गया।
तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 46 नंबर क्वेश्चन, देखो रिचर्ड इवराइट कौन थे? एन एक्टर, एक एक्टर थे, या ए सिंगर, एक सिंगर, या एक इंजीनियर, या एक साइंटिस्ट? तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर कौन थे? देखो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, कौन थे? हाँ यही थे, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, आप देख लेना बुक में, बिल्कुल सही है। रामलाल एल्डर डॉटर वाज, जो रामलाल थे, रामलाल की जो एल्डर डॉटर थी वो कौन थी? ठीक है, राधा थी, या रेखा थी, या सुलेखा थी, या कमला थी? तो 48 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो जो मतलब एल्डर डॉटर थी वो राधा थी। कौन थी? राधा। अगला, रामलाल हैड, रामलाल के कितने लड़के और लड़कियां थी? पुत्र एंड पुत्री, 2 sons and 1 daughter, या 1 daughter and 2 sons, या 1 sons and 2 daughters, या 3 sons 3 बच्चे और 4 daughters 4 लड़कियां। तो ये सही है। देखो 3 sons यानी कि 4 लड़के थे एंड 3 लड़कियां थी, 3 sons मतलब 4 लड़के एंड 4 daughters यानी कि 4 लड़कियां थी। रामलाल एल्डर डॉटर वाज, सेम है ना, सेम ही क्वेश्चन है, राधा, ये वाला सेम ही है ना, एल्डर डॉटर, तो राधा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हाँ वो क्वेश्चन नहीं देखा है जो बोर्ड एग्जाम में ना आए, वो क्वेश्चन देखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आए। अब आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ना बोर्ड एग्जाम में, तो 20 में से मैं ज्यादा नहीं बट हाँ 18 कह सकता हूं कि यहीं से आएगा, क्योंकि इसमें मैंने हर एक इंपॉर्टेंट करा दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिए हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे वाले, ठीक है, जो पूछे जाने वाले, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग देखेंगे। आर्टिकल राइटिंग जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ये क्लास 10 इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है। अगर आपने ये पांच इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग बताऊंगा, अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। इससे बाहर आर्टिकल राइटिंग आ ही नहीं सकता। अगर आप जो पेपर हो चुके हैं 10 साल पहले को उठा के देख लो, आपको आर्टिकल राइटिंग यही देखने को मिलेगा जो इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। ये आर्टिकल राइटिंग जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वही बताएंगे। आपको पूरे बुक का सारा आर्टिकल राइटिंग पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक आर्टिकल राइटिंग को समझेंगे। तो नंबर फर्स्ट आप लोग आर्टिकल राइटिंग जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जो एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज का महत्व क्या है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। हेडिंग बाय हेडिंग आप डिस्क्राइब करो, जैसे आपके हेल्थ के लिए अच्छा है और आपका बॉडी भी फिट रहती है एंड आपको कोई बीमारी भी नहीं होती है। इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर देना बस। तो इंपॉर्टेंस आप एक्सरसाइज पर जरूर कंप्लीट कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को वही आर्टिकल राइटिंग बताऊंगा जो 100% फिक्स है भाई बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग वही आर्टिकल राइटिंग तैयार करो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का महत्व, ठीक है। इसको आपको जल्दी से तैयार कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा जो आप लोगों को तैयार करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको तैयार करना है, ए विजिट टू ए जू, यानी कि एक, जैसे आप जू यानी कि जो चिड़ियाघर होता है उसको आप विजिट करो। विजिट करने का मतलब है जब आप किसी चीज, मतलब आप एक चिड़ियाघर में गए तो आपने क्या क्या देखा, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाना है। जैसे आप कोई चीज देखते हो, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे और आपसे जो छोटा है, ठीक है, जिसको पेपर देना है अगले साल, तो वो पूछेगा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो वैसे चिड़ियाघर में कोई जाता है तो उसको आपको समझाना है कि ए विजिट ए जू, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है, ठीक है। ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है और जल्दी से तैयार कर लो। बस 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग समझाएंगे, बस ये 5 तैयार कर लोगे ना, ये आप लोग इंग्लिश के पेपर में देखोगे भाई यही आएगा। जो इंग्लिश का पेपर आप लोग देखोगे यही 100% आएगा, ठीक है।
तो अब हम लोग तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे आर्टिकल राइटिंग। देखो तीसरा जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है वो आप लोग देखो, वो है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के त्योहार होते हैं, ठीक है, भारत के त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को अपने जो भी फेस्टिवल है, जो भी आप लोग अच्छा मानते हो, और आप लोग जिसको अपने पसंदीदा जो फेस्टिवल हो, जैसे किसी का दिवाली है, किसी का होली है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आपको एक फेस्टिवल के बारे में अच्छे से समझाना है, क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, सब कुछ अच्छे से। इसके बारे में तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे ना, ठीक है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया इसको तो आप लोग नहीं भूलोगे। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल राइटिंग है तैयार कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा और 6 में 6 नंबर फिक्स कराएगा। तो इसको आप जल्दी से तैयार कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और अब आप जितना पढ़ लोगे उतना कम है। तो आप लोग क्या करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जितना समय है पूरा पढ़ाई में दो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ठीक है। चौथा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है वो आप लोग देखो, चौथा हमारा है ग्रो मोर ट्रीज। जो आपको मोर यानी कि ग्रो मतलब ग्रो करना है, मोर ट्रीज, जो ट्रीज हैं पेड़ पौधे, टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि जो प्रदूषण है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब देखो पेड़ पौधे लगाने से जो प्रदूषण है वो कम होता है, तो वही कह रहा है आप पेड़ पौधे लगाओ, ग्रो करो, वृद्धि करो पेड़ पौधों की, और जो ये रिड्यूस पोल्यूशन, ताकि ये जो पोल्यूशन है, जो ये प्रदूषण है वो कम हो सके, क्योंकि प्रदूषण आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने हिंदी में भी ये निबंध पढ़ा रखा है, ये एक निबंध टाइप का होता है आर्टिकल राइटिंग, जैसे एक निबंध होता है उसी तरह बिल्कुल होता है और लगभग उतने नंबर का भी आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इसको तैयार कर लेना, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एक बार बुक भैया उठा लो, अगर कसम खाए हो तो उठा लो, कि एक बार उठा के देख लो और फिर आप देखोगे एक बार तो ये समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ो तो सही, अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश आता है, 5% 10% इंग्लिश आता है, तो भाई आप बना के लिख दोगे एक बार पढ़ने के बाद, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये सब आपके पर्यावरण की चीजें हैं, ठीक है, जो चीज डेली होता है वो तो ऑटोमेटिक आपको याद ही हो जाएगा। बस थोड़ा सा पढ़ाई तो करो, किताब तो उठाओ, ठीक है, थोड़ा देर बैठो, तो जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, कोई चीज करने के लिए बैठोगे, तभी तो आपका मन लगेगा, ठीक है। जब आप पहले ही हार मान जाओगे, यार नहीं होगा, नहीं याद होगा, नहीं ला पाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो कैसे होगा, टॉपर नहीं बन पाएंगे। जब तक आप ठान लोगे, ठानने के बाद आप उसको पढ़ोगे। हमें आज एक चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ो तो सही, पहले शुरू तो करो। एक चैप्टर तो 10 मिनट में खत्म कर सकते हो, आधे घंटे में खत्म कर सकते हो, कोई 1 घंटे में, पढ़ाई तो शुरू करो। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने का महत्व, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी उठ जाते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कितने भी कोशिश करें लेकिन उठ नहीं पाते, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं भी जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि थोड़ा होता है ना, क्योंकि द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जल्दी सुबह उठता है उसके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन चांस होता है। कैसे, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, अब एक स्टूडेंट क्या है 7 बजे उठता है, एक स्टूडेंट 4 बजे उठता है, एक स्टूडेंट को 4 बजे उठना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब ये 7 बजे उठेगा भैया, ये 4 बजे उठेगा, तो ये 4 बजे से 7 बजे तक यानी कि 3 घंटे उसके पास ऐसे हैं कि ये पढ़कर इनको लीड दे सकता है। लीड का मतलब उनको पीछे कर सकता है, 3 घंटे, और वो 3 घंटे ऐसा समय होता है, सही से पढ़ लो ना तो फिर सब कुछ याद हो जाता है। तो कोई स्टूडेंट भैया 7 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, तो 4 बजे वाला ऑटोमेटिक आगे निकल गया। बस टॉपर में यही अंतर होता है कि जो कम पढ़ते हैं, जो टॉपर नहीं बनते, वो क्या करते हैं 7 बजे उठते हैं, कैसो कैसो मम्मी पापा ने जब मारा तब फिर उठे, फिर क्या हुआ 8 बजे तक कैसो कैसो अच्छे से फ्रेश हुए, खाए पिए थोड़ा सा, फिर पढ़ने के लिए बैठे। और एक जो टॉपर होता है वो 4 बजे उठता है, 4:30 बजे तक फ्रेश वगैरह होकर बैठ जाता है पढ़ने के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने गोल पर, और फिर वो पढ़ता जाता है। और वो उसके पास 4 से 5 घंटे ऐसा समय होता है जिसमें वो उसको पढ़कर टॉपर बनता है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, समय कम है, जल्दी उठो, ठीक है। तो ये 5 ऐसे आर्टिकल राइटिंग है, अगर आपने तैयार कर लिया मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर नहीं आएगा।
ये इंग्लिश के जितने में आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन राइटिंग बताने वाला हूं, ये 100% श्योर है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा भाई। इससे बाहर आता ही नहीं है। अगर आप जाओ बोर्ड एग्जाम का पिछले साल का 2-4 साल का पेपर उठा के देख लो। तो हम लोग एक एक एप्लीकेशन को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन राइटिंग है, जो आपको जरूर ही तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो सबसे पहला आपसे क्या पूछ रहा है, जितना मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा वो जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो 2014 में आया हुआ, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पहला हमारा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को, जो स्कूल में आपके हैं प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है आप योर कॉलेज, अपने कॉलेज के लिए, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। देखो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि आपकी कजिन सिस्टर की मैरिज है, उनकी शादी में आपको जाना है। तो इसके लिए आपको कितने दिन की, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को लिखना एप्लीकेशन। तो आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। देखो 2014 में आया हुआ है, पर 18 में, 19 में, 20 में, 22 में बहुत ही बार ये आप लोगों का एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो 2024 बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग तैयार कर लो। सेकंड नंबर कौन सा आपको एप्लीकेशन तैयार करना है, दूसरा एप्लीकेशन। देखो जितना मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं बस उतना तैयार कर लो, बहुत है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं 100% का, क्योंकि भाई मैं आपको जो एप्लीकेशन बता रहा हूं वो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आप इंग्लिश के पेपर में देखना वही आएगा। लिखना राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। अपने गेम्स टीचर को एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग्स गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है क्या करने के लिए, कि मतलब जो गेम्स टीचर हैं, जो मतलब गेम्स खिलाते हैं टीचर, वो क्या करें कि डेली जो रेगुलर इवनिंग गेम्स में आए। और 2 इशू है, मतलब कमी है कि किसका, बॉल्स एंड बैट्स का, तो उसको जरूर मतलब प्रोवाइड करें ताकि हम जो है अच्छे से खेल सकें। अब देख सकते हो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में आया, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में जाओ, छाप कर चले आओ, एक भी नंबर हमें छोड़ना नहीं है। जब तक हम इंग्लिश में 95% नहीं लाएंगे 100 में, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक में आप लोगों को समझा रहा हूं इसीलिए कि आप लोग एक एक टॉपिक में मास्टर हो जाओ, ठीक है, कोई भी आपसे आगे ना रहे। तो इसीलिए मैं आपको छोटे से छोटे टॉपिक की भी वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग छोटे से छोटे टॉपिक समझो, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े ही टॉपिक पहले समझ लो। देखो यहां तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू लीव यू ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए कि ऑफ योर रिक्वेस्टिंग क्या करने के लिए, टू गिव योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमें प्रोवाइड करें, चाहे आप स्कूल लिविंग के लिए, चाहे आप उस स्कूल को छोड़ रहे हो इसलिए आप ये मतलब मांग रहे हो, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर आपको कहीं ट्रांसफर करना सर्टिफिकेट, इसलिए कुल मिला के आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को ताकि आपको सर्टिफिकेट मिले, ठीक है। आप वो सर्टिफिकेट घर पे जाओ, ठीक है, ले जाओ, ठीक है। उस पर एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्ट करना है। आपको सर्टिफिकेट मिला नहीं है बट एक एप्लीकेशन के द्वारा आपको उसे चाहिए, ठीक है। 2017, 18, 19, 20 में आया हुआ है तो भैया बोर्ड एग्जाम में आने का बिल्कुल चांस है, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गया और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को 5 ऐसे एप्लीकेशन बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 5 एप्लीकेशन ही बताऊंगा, ठीक है। और 5 में से अगर आप 5 तैयार कर लिए, भाई 5 एप्लीकेशन तैयार कर लो, आपका नंबर क्लियर है। लेटर तैयार करो या ना करो, क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन, देखो लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक ही लिखना रहता है, तो आप एप्लीकेशन ही लिख देना, क्या दिक्कत है। एप्लीकेशन लिख देना, आपको भैया 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लेना,
ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। चौथा नंबर हमारा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। देखो हर एक बार ये याद रखना कि आपको अपने प्रिंसिपल को ही एप्लीकेशन लिखना रहता है। तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो यही रहता है, टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम देवी इंटर कॉलेज नवाबगंज, फिर आप जो सब्जेक्ट लिखो, फिर सर या मैडम लगा के आप लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहां राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। फीस कंसेशन पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो काफी आसान होता है एप्लीकेशन, एक बार आप समझ जाओ लिखने का सही तरीका कि भाई लिखने का सही तरीका क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2013, 16, 20, 22, 23 कितनी बार आया हुआ है। अब जो हमारा पांचवा एप्लीकेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ध्यान से देखना क्योंकि आप लोगों के लिए ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि कितनी बार आया हुआ है, पहले ये आप चेक कर लो। पहले हमें ये चेक करना जरूरी है, 2017 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार। तो भैया चांस है 2024 में 100%, क्योंकि जो हर साल आते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं, वरना इंपॉर्टेंट नहीं आते तो ये इतनी बार नहीं आते। ठीक है, एक ही क्वेश्चन इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही आते हैं। देखो, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर। आपके जो मदर हैं, ठीक है, माता जी, उनका क्या है, तबीयत खराब है, सिक है, बीमार है, इसलिए आप टू सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। इसलिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर 4 days लीव। आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपकी जो मदर हैं, माता हैं, उनकी तबीयत खराब है, इसके लिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि हम उनका अच्छे से देखभाल कर सकें, इलाज कर सकें और टाइम टू टाइम सब कुछ दे सकें। ठीक है, तो इस पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो मैंने आपको 5 ऐसे एप्लीकेशन बताया है, 5 जो अगर आपने तैयार कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक एक एप्लीकेशन दोबारा देख लो। पहला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days यू हैव अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर, ये पहला हमारा था। दूसरा देख लो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। चौथा देख लो कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। और लास्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट 4 days, 4 दिन की छुट्टी। तो ये है हमारा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इससे बाहर नहीं आएगा। जल्दी से तैयार कर लो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन अगर आपने, जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये अगर आपने पूरा समझ लिया, अच्छे से पूरा पढ़ लिया, तो आपका जो प्रोज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा भी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना, क्योंकि हम आप लोगों को इसमें इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, देखो, व्हाई वाज लैंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली वन होप। यहां आपसे पूछ रहा है कि जो लैंचो था, लैंचो की प्रॉब्लम क्या थी, लैंचो की समस्या क्या थी। ठीक है, एंड उसका ओनली वन होप, उसका जो है एक उम्मीद, एकमात्र उम्मीद क्या था, लैंचो का जो एकमात्र उम्मीद बचा हुआ था, जिसपे उसको लग रहा था कि वो हमारा हेल्प करेंगे, वो कौन था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने इसका हिंदी मीनिंग समझा है तो फिर आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा।
अगर आपने नहीं समझा हिंदी मीनिंग्स तो समझ लो, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में जान लो तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। जैसे देखो, जो लेंचो था एक गरीब किसान था, उसका एक छोटा सा फैमिली था, ठीक है, और वो क्या था, उसके खेत जो है उसको एक बारिश की जरूरत थी, मतलब खेत बोया हुआ था, खेत में मकई के फसल पके हुए लगे थे, तो उसको अगर एक छोटी सी बौछार मिल जाती तो उसका फसल और भी अच्छा हो जाता, ठीक है। तो उसको फसल को जो पानी की या फिर वर्षा की जरूरत थी, ठीक है। तो यहां हुआ क्या कि द रेन विथ हैवी हेलस्टोन्स हैड रूइंड लेंचोज फील्ड। पहले तो धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, लेंचो बहुत खुश था, बट अचानक से क्या हुआ कि रेन जो है वो हैवी हेलस्टोन्स में बदल गए, मतलब बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे लेंचोज की जो रूइंड लेंचोज फील्ड, उनकी जो फील्ड है, जो खेत है, ठीक है, लेंचो की जो खेत है वो क्या हुआ, पूरी तरह से रूइंड यानी कि बर्बाद हो गया। ऑफ राइफ कॉर्न, जो उनके पके हुए मकई के फसल लगे हुए थे, ठीक है, या फिर उनके पके हुए फसल थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि उस जो फसल को एक बौछार की जरूरत थी, एक मतलब बौछार का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी वर्षा की जरूरत थी, बट वो जो वर्षा है इतनी तेजी से, मतलब देखो पहले तो धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, बट अचानक से जो वो वर्षा है बहुत तेजी से होने लगा। साथ में ही क्या हुआ कि बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे उसका जो पका हुआ फसल था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। सो ही वाज सैड, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। एंड इज हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी जो एक मात्र आशा थी वो था गॉड से हेल्प, यानी कि भगवान से उसको सहायता मिले, ठीक है। तो ये है माय डियर स्टूडेंट लेंचो का एक क्वेश्चन, व्हाई वाज लेंचोज प्रॉब्लम, जो लेंचो का प्रॉब्लम क्या था, और व्हाट वाज हिज ओनली वन होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखो यहां सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम लेंचो। देखो पोस्ट मास्टर को वो पत्र मिला था, भगवान को तो मिला नहीं था डायरेक्टली कि उनको मिल जाए और इनकी हेल्प कर दे, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो केवल उसका फैक्ट था, लेंचो का बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास था, इसलिए भगवान को डायरेक्टली पत्र लिखा गया। बट वहां का जो पोस्ट मास्टर था उसको पत्र, जैसे पहले जो वहां पोस्ट मास्टर, जैसे जहां पोस्ट में डाला जाता है तो वहां पहले डाकिया को मिला, फिर डाकिया ने पोस्ट मास्टर को दिया, तो फिर वो हेल्प करने का सोचा, ठीक है, क्योंकि भगवान में इतना विश्वास है, विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। तो हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए किस प्रकार धन एकत्रित किया। तो देखो आपके क्वेश्चन का आंसर है द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड से सम मनी, ठीक है, कुछ मनी यानी कि कुछ धन इकट्ठा किए फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, यानी कि अपने सहकर्मियों से, जो उसमें काम करने वाले लोग थे उनसे भी सहायता लिया। एंड ही हिमसेल्फ, और खुद भी गेव ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट किया, मतलब उसमें अपना भी कुछ सैलरी का पार्ट उसमें दिया। ही आल्सो मेड ये सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबेल कॉज, यानी कि इस अच्छे काम के लिए सारे फ्रेंड्स और वो खुद इसमें शामिल हुए, कंट्रीब्यूट हुए। बस ये बहुत आसान है, अगर आपको मीनिंग आता है, थोड़ा सा ट्रांसलेट आता है, टेंस आता है, ठीक है, तो ये सब बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आप खुद से बना के लिख सकते हो, और खुद से बनाकर लिखोगे एग्जामिनर ऐसा नहीं है आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा, बस आपका सही तरीका हो, एग्जामिनर को समझ में आए बस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। यहां पूछ रहा है व्हाट प्रॉमिस डच मंडेला मेक ये द बिगिनिंग्स ऑफ ओपनिंग्स हिज ओथ टॉकिंग स्पीच। इसका मीन्स क्या है कि नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ भाषण के आरंभ में क्या वादे किए। इसका मतलब होता है ओथ टॉकिंग स्पीच का मतलब होता है शपथ, जो आप लोगों का शपथ होता है ना, शपथ भाषा, ठीक है, या शपथ भाषण, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वादे किए थे, ठीक है, ये आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेल्सन मंडेला थे अपने शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए थे। तो देखो मंडेला जो है थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट as he calls it an ocean of joy and victor for justice, ठीक है, उनको थैंक्स कहा जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे और जो उनके गेस्ट थे, ठीक है। और ही प्रॉमिस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अदर, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप लोग डायरेक्टली याद करो, इसका एक नोट्स बनाओ, इसको आप अच्छे से याद करो ताकि आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट रहे। बस करना क्या है, इसको 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस करना, जितना आप लिख कर रफ में या फिर किसी कॉपी में आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करो, 2 बार लिखोगे यार जिंदगी भर याद रहेगा।
भूलोगे नहीं। देखो जो भूलते हैं वो क्या करते हैं कि बुक उठाए, डायरेक्टली बुक को पढ़े और फाके, एक बार पढ़े कैसो कैसो, ठीक है, बिना मन के, और उनको तो वो याद कैसे रहेगा, वो उनको तो भूलना ही है ना। आप एक बार पढ़ो, एक बार राइटिंग यानी कि लिखो, भाई लिखोगे एक बार ना, मैं वादा करता हूँ 1 से 2 बार अगर आपने लिख के कोई चीज़ प्रैक्टिस कर लिया वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो आपके माइंड में 50 से 60% एक बार में लिख जाता है। अगर 2 बार लिखा 90% लिख जाता है। बस 10% आपकी माइंड कितनी, मेमोरी कितनी अच्छी है, बस ये मायने करता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को लिख कर समझो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा याद करने से। बट आप एक बार याद कर लो, फिर लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप मतलब आपकी इससे हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा हैंड राइटिंग भी बेटर होता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां है कि हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो यंग सीगल है, ठीक है, यंग सीगल का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ाया गया है, ठीक है। इसमें जो युवा यानी कि यंग मतलब युवा सीगल के परिवार ने उसकी पहली उड़ान पर कैसे जश्न मनाए, ठीक है, कैसे पार्टी किया, पहली उड़ान, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान पर, ठीक है। तो यंग सीगल जो है वो डरता था, उड़ नहीं पाता था, बट जब वो पहली फ्लाइट यानी कि पहली फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान पर उनके जो फैमिली थे उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे जश्न मनाए। देखो सबसे पहले थोड़ा सा यंग सीगल के बारे में बता दूं ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। भाई यंग सीगल, जो यंग सीगल था वाज अफ्राइड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो डरता था क्या, फ्लाई यानी कि उड़ने से। उड़ने से वो क्या करता था, डरता था, ठीक है। सभी को पहले डर लगेगा, जब आप छोटे से थे तो डायरेक्टली आप चलना तो शुरू नहीं कर दिए थे, डरते थे यार कहीं खड़े होंगे फिर हम गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे चोट लग जाएगी, फिर हम टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो इसलिए जो है यंग सीगल जब था वो भी डरता था, भाई पहली उड़ान करना था, छोटा सा था, तो वो क्या हुआ कि पहले डरता था। बट इवन द इनकरेजमेंट एंड कोचिंग डिड नॉट वर्क, ठीक है। बट व्हेन द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब उन्होंने अपनी पहली उड़ान किया, ही हैज वेल एंड हिज फैमिली वाज हैप्पी, वो वेल था मतलब अच्छा भी था, उसको कोई ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कुछ नुकसान नहीं हुआ, अच्छे से उड़ा, और उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और रियलाइज्ड एंड प्राउड ऑफ हिम, और उस पर मतलब प्राउड, गर्व महसूस कर रहे थे। एंड हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उनकी पहली उड़ान कंप्लीट हो गई। इस तरह से उनकी पहली उड़ान जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई, ठीक है। बस बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखो व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी एंड व्हाट डिड ही आस्क टू डू। यानी कि जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी पर गुस्सा क्यों थे, एंड उनको फिर क्या वर्क दिया, क्या पूछा उनसे, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो मिस्टर किसिंग थे वो एनॉयड मतलब जो एनी पर गुस्सा थे या फिर उनसे परेशान क्यों थे, और फिर उनको क्या वर्क दिया, क्या करने के लिए कहा, ये आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे, इसकी कहानी जानते होंगे, स्टोरी मेन है स्टोरी। अगर आप किसी के बारे में स्टोरी जानते हो तो उसको आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट आप उसको हिंदी में लिख लोगे तो आई होप कि आप उसको इंग्लिश में भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो, अगर थोड़ा सा मेधावी छात्र हो, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हो तो, ठीक है। देखो यहाँ क्या है कि मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ एनी, जो एनी से मिस्टर किसिंग जो थे वो परेशान थे, मिस्टर किसिंग एनी से परेशान थे, बिकॉज सी टॉक वेरी मच इन द क्लास, वो जो है क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। देखो जब आप क्लास में बैठते हो तो कोई लड़का या लड़की ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्लास में बातें करते हैं, और टीचर जो है हमेशा डिस्टर्ब होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कुछ नहीं जानता है, बात वही कर पाते हैं ज़्यादा जिसके पास टैलेंट होता है। देखो अगर आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो ज़्यादा देखो बोलना भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, ठीक है। सभी के सामने एक सही तरीके से बोलना थोड़ा सा हार्ड वर्क है, ठीक है। तो मतलब जो बच्चा थोड़ा अच्छा होता है वही ज़्यादा बोलता भी है, ठीक है। और हाँ जो सही बोलता है, मतलब ऐसा नहीं कि मन में जो आया बोल दिया, उसका अर्थ मीन्स कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं।
ऐसा बच्चा बहुत सारे होते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं और समय समय पर ज़्यादा बोलते भी हैं, ठीक है, उनकी एक अलग वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो देखो मिस्टर किसिंग जो था वो एनी पर गुस्सा था बिकॉज ही टॉक वेरी मच इन द क्लासरूम। देखो ही असेंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, हर टू राइट ऑन एसे द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या है? देखो उनको एक एसे लिखने के दिया थे, किसके? चैटर बॉक्स का मतलब होता है बात, जैसे एक बातूनी होती है ना, तो जैसे बात पर चैटर बॉक्स पर उनको लिखने को दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको हार्ड लगेगा क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो। जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाओगे 11th में, तो आप कहोगे यार क्लास 10 बहुत ईजी था, क्लास 11th हार्ड है। क्लास 12th में जाओगे कहोगे यार क्लास 11th ईजी था, यार क्लास 12th हार्ड है। अब तो क्लास 12th में इतने मोटे मोटे बुक हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने जाओगे, अरे यार यूपीएससी का दो पेज हमारे क्लास 12th के फिजिक्स के बराबर था, क्या है? कुछ नहीं है। बट ये अभी जिस टाइम में आप हो, आपको क्लास 10th ही हार्ड लगेगा। जैसे आप क्लास 11th में जाओगे, याद रखना, आप कहोगे यार क्लास 10 तो इजी था, ठीक है, पूरा बुक मिलाकर इसके 2 बुक के बराबर थे। तो याद रखो, बस आप पढ़ाई करो, अपने आप को रेगुलर पढ़ाई में झोंक दो, तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग जो था वो फेमस क्यों था, किसके लिए फेमस था? तो इट इज फेमस फॉर हिज कॉफी स्टॉल्स, ठीक है, कॉफी स्टॉल जो था उसके लिए फेमस था। एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज, ठीक है, कुछ स्पाइसीज के लिए फेमस था। इट 13% एरियाज इज कवर्ड विथ द एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट, मतलब वहाँ जो था बहुत अच्छे अच्छे हरे फॉरेस्ट थे, उससे लगभग 30% एरिया कवर था, ठीक है। द पीपुल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, वो खुद पर इंडिपेंडेंट थे और ब्रेव मतलब बहादुर थे, तो इसलिए कुर्ग फेमस था, ठीक है। ये काफी आसान से हैं, बट आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना है बस, ठीक है। मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ काफी आसान तरीके से, ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आए। अगर आप बुक में देखोगे ये क्वेश्चन आपको 1 पेज में मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको केवल 3 से 4 लाइन में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 3 लाइन में, 4 लाइन में, 3 लाइन में आ जाएगा आराम से। ये तो यार छोटा सा कॉपी है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी काफी बड़ी होती है, ठीक है। तो याद रखो। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर सी गोट इनटू बस? बल्ली ने क्या किया आफ्टर बस, यानी कि बस में जाने के पहले, ठीक है। बाद, आफ्टर मतलब होता बाद, ठीक है। सी गोट इनटू द बस एंड सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थॉटली, वो जब बस में गई तो वो बहुत खुश थी और वो सारी चीज़ों को अच्छे से देखती थी, थॉटली यानी कि सोच कर अच्छे से देखती थी, उसके बारे में समझती थी। व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट्स ऑफ विंडोज। तो ये कुछ सीन देखती हैं बल्ली जो है बस से, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इतना आपको क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको 7 जो है सॉल्व्ड क्वेश्चन समझाए, ठीक है। सॉल्व्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान तरीके से आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाए हैं और बहुत ही आसान वर्ड्स लिखे हैं। देखो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जितना आसान वर्ड्स में आप लिखोगे उतना ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखो इसी में मैं चाहता बहुत हार्ड मीनिंग्स को लिख सकता था, बहुत हार्ड वर्ड्स को लिख सकता था, बट मैंने बहुत आसान वर्ड्स को कलेक्ट किया है। अब हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर। देखो लॉन्ग क्वेश्चन की एक अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा, बट इसमें जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं आप अभी से याद करना शुरू कर दो। एक दिन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करो याद करने को, आपका सारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। एक दिन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बस 7 से 8 दिनों में पूरा खत्म हो जाएगा। तो पहले नंबर लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहले में क्या पूछ रहा है कि हु वाज लैंचो, लैंचो कैन था, एंड व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उन्होंने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, वो पत्र जो है उसको किसने रिसीव किया। एंड लेटर व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद क्या हुआ, क्या किया, जो पत्र को लिया, जिसको प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और क्वेश्चन आपको लिखना क्या है भाई, लैंचो कौन था, पहले लैंचो के बारे में 3-4 लाइन लिख दो। क्यों पत्र लिखा बता दो भाई, क्यों पत्र लिखा, उनके क्या हुआ उसके साथ वो भी लिख दो, 3 से 4 लाइन, ऐसे 1 से 2 पेज लिख दो बस। देखो दूसरा क्वेश्चन,
गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण जो उसकी लाइफ है उसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है लेंचो के बारे में वो लिख दो। एक गरीब किसान था, उसका एक छोटा सा फैमिली था, उसका एक खेत था, ठीक है, जो उसकी घटना हुई उसके साथ, कैसा मैन था, एक फेथफुल मैन था, बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग फार्मर था। तो ये जो जानते हो उसके बारे में लिख दो। फिर गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्टमास्टर। एक कैरेक्टर स्केच लिखना है पोस्टमास्टर का। देखो पोस्टमास्टर लेंचो इन दोनों का कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण तैयार करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग है, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद रखना। लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे मैं आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूं, भी आंसर मैं आपको बाद में एक एक का समझा दूंगा, बट अभी जो मैं बता रहा हूं वो तैयार करो। व्हाट वीर द डिफिकल्ट फेस्ड बाई नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर द पीपुल। यानी कि नेल्सन मंडेला को अपने लोगों के स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो बता दो इस चैप्टर में, जो बताया गया है, बस फालतू नहीं, जो चैप्टर में बताया गया है उसको बताओ, बस बहुत है। अगला, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन इन द इरिग्रेशन पीपुल, या फिर स्पीच। यहां बताना है कि जो नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या प्रदर्शन या क्या आदर्श रखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। अगला हमारा कैरेक्टर स्केच है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का एक कैरेक्टर स्केच लिखना है, जो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल्स बल्ली एज मैडम। मतलब जो बस कंडक्टर था उन्होंने बल्ली को मैडम क्यों बुलाया, एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ, कुछ अच्छे उदाहरण के साथ, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 आपको लॉन्ग तैयार करना है, 7 आपको शॉर्ट तैयार करना है, जो मैंने आपको बताया। प्रोज आपका खत्म हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो, हाउ डिड गौतम बुद्ध कॉन्वाइस किसा गौतमी डेथ इज एनेबल, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि जो गौतम बुद्ध था, ठीक है, किसा गौतमी को कैसे विश्वास दिलाया कि मृत्यु जो है वो एक मतलब वो होना है, ठीक है, मृत्यु होना है उसको। मतलब वो उसको क्या था कि उसको उसका पुत्र जो है उसका मृत्यु हो गया था, उसको वापस लाना चाहती थी, बट ऐसा हो नहीं सकता था, ठीक है। तो ये हमारा एक रीति है, जो होगा उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 8। और ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 तैयार कर लो, इसमें से 2 आएंगे, एक लिखना है यार, एक लिखना है, इसमें से आएंगे 100% आएगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लो, ये लॉन्ग ये शॉर्ट। एक सेंट्रल आइडिया आपको ध्यान से समझना है, जितना भी सेंट्रल आइडिया बताऊंगा वो ध्यान से समझना। पहला हमारा है डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया, ठीक है। इससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है लाइकेज, जो आपका केंद्रीय बिंदु होता है। जैसे आप लोगों का पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा तो उसमें आपने समझा क्या, उसको एक शॉर्ट में बता दो, ठीक है। एक शॉर्ट में आप समझा दो कि भाई आपने उसमें क्या समझा, क्या चीजें थी, ठीक है। अच्छे से जब आप उसको समझा दोगे, वही होता है सेंट्रल आइडिया, कहीं बाहर से नहीं आता है, ठीक है। चैप्टर से ये भी रहता है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है सेंट्रल आइडिया में, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया पहला हमारा रहेगा डस्ट ऑफ स्नो, और जिसके राइटर सभी को पता है रॉबर्ट फ्रोस्ट जी। अभी मैं आपको सेंट्रल आइडिया में बताऊंगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आपको हेडिंग डालना है, फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये आपको बुक में भी सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा, गाइड में मिल जाएगा, हर जगह आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो लिखा है वो अपने तरीके से लिखा है, आप उसको मैच करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये मैंने अपने तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए, और बहुत ईजी लैंग्वेज में, आसान तरीके में, ठीक है। बुक में तो बहुत ज्यादा बड़ा और हार्ड दिया रहता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ऐसा लिखना, एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया है, देखो, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम है इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो है कंपोज्ड मतलब कंपोज्ड किया गया है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रचित, ठीक है, कि ये जो है कविता इनके द्वारा रचित है, वैसे द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये चैप्टर का नाम है, ये, ठीक है, और ये है राइटर यानी कि हमारे पोएट। तो इसको आप लोग ब्लैक से लिखना, हाईलाइट जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा लगेगा आपका कॉपी, ठीक है। अब देखो आपको लिखना क्या है, सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करना है, ऊपर आप ये लिख देना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मान लो आपने नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कॉन्वे, ठीक है, दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ एक्शन,
ठीक है, which are simple have larger significance, ठीक है। तो देखो इन दिस पोयम यानी कि इस कविता में, ठीक है, क्या कहना चाहता है जो कवि है, द पोएट वांट्स टू कॉन्वे, यानी कि द पोएट्स यानी कि जो कवि है, वांट्स मतलब कहना टू कॉन्वे यानी कि बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? कॉन्वे का मतलब होता है बताना, ठीक है। तो बताना चाहता है क्या? डैट कि समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स ऑफ एक्शन, ठीक है। समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों का मूवमेंट्स यानी कि जो आप लोगों का मूवमेंट्स होता है ऑफ एक्शन व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, ठीक है। वो आप लोगों का बहुत सिंपल होता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा उसका महत्व होता है, ठीक है। जैसे देखो, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, जो किसी भी व्यक्ति का लाइफ यानी कि जो लाइफ है उसको भी चेंज कर सकता है, मूड को भी चेंज कर सकता है, मतलब मूड को भी चेंज कर देता है और लाइफ को भी चेंज कर देता है ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का, ठीक है। लाइक एज जो चैप्टर में हुआ है वो समझो, जैसे द वे ए क्रो सूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोयम, कहने का मतलब है कि जब एक कौवा जो है वो एक वृक्ष यानी कि धतूरे का वृक्ष था उसके ऊपर बैठता है, तो जब वो थोड़ा सा फड़फड़ाता है तो क्या होता है कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो छोटे छोटे कण है वो किसके ऊपर गिरते हैं? जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं वो पोएट के ऊपर गिरता है, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा उदास था। पोएट क्या था? बहुत ही ज्यादा उदास था, ठीक है। तो इंस्पायर्स उनसे वो इंस्पायर होता है एंड गिव्स हिम और देता है द आइडियाज टू शेक ऑफ हिज डिप्रेशन थॉट, यानी कि जो कवि है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा उदास मन था, उनका जो मन था बहुत ही ज्यादा उदास था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उदास था, लेकिन जब वो बर्फ के छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरते हैं तो वो इंस्पायर होता है और उनका जो वो उदास मन है वो किस में बदल जाता है? बीकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल, और वो जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता में बदल जाता है और जो बचा हुआ समय है वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा यूजफुल यानी कि उसको अपने यूज में लाते हैं और वो टाइम यूजफुल हो जाता है। वरना अगर उनका उदास मन होता तो ऐसे ही उनका पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता अगर वे उस वृक्ष के नीचे नहीं जाते। तो उस वृक्ष के नीचे से जब गुजर रहे थे तो कौवे ने जो है फड़फड़ाया और वहां से बर्फ के छोटे छोटे कण जब कवि के ऊपर गिरा तो वो इंस्पायर होता है और उसका जो उदास मन है वो प्रसन्नता में बदल जाता है और उसका जो बचा हुआ समय है वो पूरा अच्छा यूजफुल हो जाता है। कितना आसान है, ठीक है। मीनिंग्स भी आपको समझ में आ गया, एक बार पढ़ लो इसे। द पोएट डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स ऑफ एक्शन व्हिच आर सिंपल्स हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ पर्सन, द वे ए क्रो सूक यानी कि शेक्स डाउन ऑन डस्ट ऑफ स्नो द पोएट एंड इंस्पायर्स एंड गिव्स यानी कि गिव्स हिम द आइडियाज टू शेक ऑफ जो है हिज डिप्रेस्ड थॉट, बीकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है याद करने में। तो आसान तरीके से आप लोगों को ये जो है सेंट्रल आइडिया पहले चैप्टर का जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका समझ में आ गया। इसमें तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार ध्यान से समझ लो तो इसमें क्या है, बहुत आसान है। तो ये आप लोग नोट कर लो, नोट बना लो, जितने भी स्टूडेंट अभी नोट्स नहीं बनाए नोट्स बना लो, ये सेंट्रल आइडिया जितना बता रहे हैं उसको लिख लो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठो और इन सारे सेंट्रल आइडिया को नोट करो। तो पहला सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया। अब हम लोग देखें दूसरा सेंट्रल आइडिया, क्योंकि हम 3 सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं, 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर सेंट्रल आइडिया। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर सेंट्रल आइडिया जो हमारा दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, जिसके राइटर हैं वही कौन? फर्स्ट चैप्टर का जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है फायर एंड आइस, इसके राइटर हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेम राइटर हैं। तो यहां से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के जो राइटर हैं वो सेम है। तो अब आप एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया। इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे भाई? आसान है, फायर एंड आइस सभी को पता है, फायर किसके लिए था? फायर डिजायर के लिए था, एंड आइस जो है हेट यानी कि घृणा के लिए। तो इच्छा और घृणा यानी कि फायर जो था वो इच्छा के लिए था और आइस जो था वो घृणा के लिए था, ठीक है। तो इच्छा और घृणा जो है इस संसार को नष्ट कर सकती है। तो ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो
सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सेंट्रल आइडिया और लिखिए द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो फायर एंड आइस चैप्टर है ये भी कंपोज्ड किया गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। एंड जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि द पोएट इक्वेट्स एंड फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटर्ड। यहां कहने का मतलब होता है कि द पोएट्स इक्वेट्स यानी कि सामान दिखाना चाहता है किसको? फायर। फायर को किसकी तुलना की है? फायर विथ डिजायर। फायर की तुलना डिजायर से की है। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। फायर की तुलना किससे की है? इच्छा से। ठीक है, इच्छा से। तो फायर जो है वो हमारी इच्छा है। देखो अगर इच्छा, देखो इच्छा बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। ठीक है। एंड जो डिजायर और हमारा एंड जो आइस है उसकी तुलना हेटर्ड यानी कि घृणा से किया गया है। ठीक है। एंड आगे देखो बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ यूमेरियस स्पीड। ठीक है। इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिस। ये दोनों यानी कि बोथ ऑफ देयर आर ग्रोइंग विथ ह्यूमरियस स्पीड। ये जो है ना ये बहुत ही अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। दोनों बहुत ही अत्यधिक तेजी से, मतलब जो हमारा डिजायर है इच्छा और हेट यानी कि घृणा। भाई आजकल क्या है कि लोगों की इच्छाएं इतना ज्यादा बढ़ रही हैं कि अगर उनको मौका मिले ना तो पूरे देश को खुद रख ले। ठीक है। आजकल के नेताओं को देखो हो, आजकल के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास कितना हो जाए उतना कम है। तो वो डिजायर, इच्छा। अब ये इच्छा जो है देश को नष्ट कर सकती है। पेरिस, पेरिस का मतलब होता है देश को समाप्त करना। ठीक है। एंड और जो हेटर्ड है यानी कि जो हमारा हेटर्ड है यानी कि घृणा, घृणा भी देश को नष्ट कर सकती है। कैसे? भाई एक दूसरे से घृणा करते हैं, मारपीट करते हैं और फिर क्या होता है आगे जानते ही हो। ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये क्या है कि ग्रोइंग विथ ह्यूमरियस स्पीड वी डोंट चेक। अगर हमने इसको चेक नहीं किया तो ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिस। तो ये जो इतनी तेजी से जो हमारी वर्ल्ड ग्रोइंग कर रही है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आगे सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग्स। तो राइटर देखो कितना छोटा सा, बहुत आसान है। सो इसलिए वी मस्ट, हमें चाहिए क्या? रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है? हमें सीमित आवर डिजायर, अपनी इच्छाओं को सीमित रखो। जितना है उतने में खुश रहो। क्या है? कुछ भी नहीं है। तो देखो रिटेन का मतलब होता है हमें सीमित रखना, हमें डिजायर अपनी इच्छाओं को। एंड लव आवर फेलो बीइंग्स, और अपने जो सहपाठी हैं, लोग हैं, अपने चारों तरफ के लोग हैं, उनसे प्यार करो, लव करो, डोंट वरी। ठीक है, उनसे घृणा मत करो यार। ठीक है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, ज्यादा बड़ी इच्छाओं को मत रखो। ठीक है। मेहनत करो, जितना मिले उतना बहुत है। एंड अपने जो लोग हैं आसपास के उनसे प्यार करो, नॉट हेट, घृणा मत करो। कितना आसान है। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो भाई, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया। एक बार और समझ लो कि द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। एंड द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटर्ड। यानी कि जो लेखक है, कवि है, वो क्या करता है? फायर की तुलना डिजायर से करता है और आइस की तुलना घृणा से करता है। अब लेखक यही कहना चाहता है अगर जो है विश्व का यानी कि वर्ल्ड का समाप्ति या तो डिजायर से होगी या फायर से होगी, बस यही कहना चाहता है। ठीक है। What of these are growing with humorous speed? We don't check them from growing. The world will perish, and so we must retain our desire and love our fellow beings. तो दूसरा नंबर सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, डोंट वरी। अगला तीसरा सेंट्रल आइडिया, जो हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। चैप्टर का नाम है अमंडा। ठीक है। अमंडा चैप्टर का नाम है। इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबिन केन। ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां सेंट्रल आइडिया समझो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है, रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड। ये जो है रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घूमता है। ठीक है। तो एक चाइल्ड यानी कि एक बच्चे के चारों तरफ घूमता है, मतलब एक बच्चे की बारे में बताया गया, चाइल्ड के बारे में, उनके चारों तरफ की बातों को बताया गया। कैसे? इज कॉन्टेंटली नेगेड बाई हर मदर। वो जो है मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निरंतर। नेगेड का मतलब होता है परेशान होता है, मतलब अपने माता के द्वारा, अपने मदर के द्वारा वो लगातार परेशान होती है। ठीक है। जो अमंडा नाम है वही। ठीक है। तो वो अपने माता के द्वारा लगातार परेशान होती है, निरंतर परेशान होती है, उनको परेशान करती है, छोटी छोटी बातों पर परेशान करती है। मतलब वो अपने जान में अच्छी अच्छी बातों को बताती है, बट उस बच्ची को लगता है कि मुझे परेशान कर रही है। ठीक है। अगला, द पोएटेस sheds lights on how a child is always mocked and questions about her actions by mother.
ठीक है। तो ये जो पोएट्रेस है यानी कि जो कवित्री हैं वो कहना चाहती हैं कि उस मदर, ठीक है, मदर जो है उनकी छोटी छोटी एक्शंस पर क्वेश्चंस करती हैं और मॉडर्स का मतलब ध्यान रखती है, मॉनिटर्स का मतलब ध्यान रखती है, ठीक है। तो उस बच्चे के छोटे छोटे मतलब चीजों पर, एक्शन पर मतलब ध्यान रखती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो अमंडा है वो सोचती है, देयर फॉर अमंडा ए ड्रीम्स टू गेट ऑलवेज फ्रॉम दियर ट्रेवल्स। तो वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं, ड्रीम्स मतलब सपनों में खो जाती हैं और सोचती हैं काश मैं इन सारे प्रश्नों से छुटकारा पा जाता, मतलब इस तरह के माहौल से छुटकारा पा जाता और इससे अच्छा मैं अनाथ आश्रम में होती तो ठीक रहता, ठीक है। तो ये सोचती हैं उनके ड्रीम्स। तो बहुत आसान है, ये भी आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो। तीसरा नंबर सेंट्रल आइडिया अमंडा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया देखे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। दूसरा हम लोगों ने देखा है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। ये 3 ही याद कर लो, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। फिर हम लोगों ने देखा अमंडा। अब आप पोएम भी एक कोई तैयार कर लो इसी डस्ट ऑफ स्नो में से, बस, ठीक है। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया फटाफट से तैयार कर लो, आपका सेंट्रल आइडिया का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको सेंट्रल आइडिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 3 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लो, आपका सेंट्रल आइडिया का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लास्ट में इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपका जो 35 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आता है, आप 35 में 35 नंबर कर क्या आओगे, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, ठीक है। ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इंग्लिश के पेपर में जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस है ना, आपको सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे सबसे पहले, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में वे आता है एंड आपके वैसे भी आ सकता है 2 नंबर का। तो ध्यान से समझना, एक एक को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस समझाऊंगा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द हॉकी इन, ठीक है। आपको इसको रीऑर्डर करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसे करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है कि ऑन संडे, और यहाँ आपका रीऑर्डरिंग है ऑन संडे प्लेइंग वी इवनिंग द हॉकी इन। अब इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप याद रखना ध्यान से, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, रीऑर्डर करता हूँ व्यवस्थित। तो देखो यहाँ लिखना है ऑन संडे, सबसे पहले आपको लिख देना है, ठीक है, ऑन संडे, सॉरी संडे, ठीक है, ऑन संडे, ये संडे है, ठीक है। अब आपको लिखना है यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ जो वी है, वी वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेयर हैड हैव हैड वो तो है नहीं, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली वर्ब लिखो, तो प्ले, ठीक है, प्ले। एंड फिर आपका ऑब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी, ठीक है, हॉकी। एंड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ये हमारा हो गया रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ऑन संडे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। देखो सबसे पहले ऑन संडे मैंने लिखा क्योंकि अगर आपका मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां आपका इवनिंग है ही, तो आपको आगे लिख देना है ऑन संडे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग, ठीक है। ये हमारा पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आप लोग समझो ध्यान से, दूसरा है हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज। अब यहां जो है प्लीज शब्द आया तो सबसे पहले आपको प्लीज ही लिखना है, ठीक है, प्लीज, ठीक है। गिव हिम, प्लीज गिव हिम, प्लीज गिव हिम, ठीक है। अब यहां देखो समथिंग है कुछ, यानी कि समथिंग का मतलब कुछ, तो यहां समथिंग कोई चीज है, ठीक है, समथिंग टू ईट खाने के लिए,
बस हो गया। प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। अब हम लोग तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। लिखा हुआ है टू वांट सी आई ताज द ब्रदर विथ माई। अब इसको आपको रीऑर्डरिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ आई है तो आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ही सी इट आई या फिर कोई नाम है तो वो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जहाँ तक है। आई वांट टू सी, टू सी, ठीक है, द ताज विथ माई ब्रदर, विथ माई ब्रदर, ठीक है। तो ये हमारे हैं रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। देखो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आए तो लाइक एज आपका ये है तो आपका ऑप्शन में ऐसा रहे तो आप उसको टिक कर देना सही का। अगर आप लोगों का 2 नंबर में आए तो फिर ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग, सेकंड एंड थर्ड 3 इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग रीऑर्डरिंग का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ लो, ठीक है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने समझ लिया तो फिर आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला जो है हमारा टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखा, अब हम लोग देखते हैं एक्टिव पैसिव। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो एक्टिव पैसिव है। ये आपके 2 नंबर में आता है। एक यानी कि 2 एक्टिव पैसिव रहेगा बोर्ड एग्जाम में। कोई एक अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स। कितना मिलेगा? 2 मार्क्स, ठीक है। तो यहां आप लोग एक्टिव एंड पैसिव वाइज ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वाइज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। 3 हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव लिखा हुआ है पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। क्या लिखा हुआ है? पीपुल जो है ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। तो आपको ये पता है कि भाई हमें एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, इतना समझना। तो यहां हमें सब्जेक्ट जो है सबसे पहले ये देखो कि हमारा कौन सा टेंस है। तो यहां पीपुल ऑलवेज यानी कि हमारा एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ हमारा कोई भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है यानी वर्ब की, और यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो यहाँ फ्रीडम फाइटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप पैसिव बनाते समय सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखो, आगे उसको सब्जेक्ट बना लो पैसिव वॉइस में, फ्रीडम फाइटर्स। अब यहाँ फाइटर्स का मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ इज आर एम क्या प्रयोग किया जाएगा? आर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन हो चुका है, ठीक है। तो अब आप यहाँ ऑलवेज लिख दो जो आपका ऑलवेज है, ठीक है। अब आपको वर्ब लिखना है एडमायर, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि जो वर्ब है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो तो हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है और बाई लगा के आपको सब्जेक्ट लिख देना है, बाई द पीपुल, ठीक है, पीपुल। तो ये हमारा हो गया फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपुल। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। दूसरा देखो, हु रोट द एप्लीकेशन, हु रोट द एप्लीकेशन, ये इस टाइप का अगर हु वाला है ना तो बहुत आसान होता है। बाई हुम लिखो सबसे पहले, हु को हुम में बदल दो, बाई हुम, वाई हुम। अब ये रोट है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा, तो वाज लगाओ, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है, पूरा सिंपल की तरह बना लो, द एप्लीकेशन, ठीक है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। देखो ये हमारा एक्टिव है सबसे पहला, ठीक है, ये ए से एक्टिव और हमने इसको चेंज किया पैसिव वॉइस में, ठीक है, इसको हमने चेंज किया है पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव आपका होता है उसको आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। जैसे तीसरा देखो, आई नो हिम वेरी वेल। तो आई नो हिम वेरी वेल, हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप इसको सब्जेक्ट बना लो ही, क्योंकि ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। ही इज, अब देखो वेल, नो, नो का थर्ड फॉर्म नोन,
अब यहाँ बाई से नहीं, टू से, ठीक है, टू मी। अगर यहाँ नो शब्द आए तो याद रखना कि हम लोग जो सब्जेक्ट है उसके आगे वाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीन इंपॉर्टेंट हमारा एक्टिव पैसिव है, ये आपका एक्टिव है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपको समझ में आ गया। पहले आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस समझा, अब आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है वो, ठीक है। तो सबसे पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ ही सैड टू अस, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू सिटिंग आइडियल, ठीक है, इडिल, यानी कि इसका मतलब होता है आलसी, ठीक है। तो यहां हमारा हो गया ही सैड टू अस, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है व्हाई आर यू सिट आइडियल, ठीक है। अब यहां देखो, ये सबसे पहले आप चेक करो क्या है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि व्हाई शब्द आया है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो अब अगर आपको रूल पता होगा कि इंट्रोगेटिव में हम सैड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं तभी तो पता चलेगा। अगर आपने रूल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा रूल पढ़ लो, ठीक है, जरूरी है। तो यहाँ आपको ही और सैड टू के स्थान पर आस्क्ड क्या लगाओगे, आस्क्ड, ठीक है, और अस। अब यहाँ जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो व्हाई है इसी को उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है। व्हाई को आप कंजक्शन बना दोगे। अब आपको जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे बिल्कुल सिंपल वैसे बनाना है। यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू बदलेगा अस से तो वो हो जाएगा वी, ठीक है। अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, ठीक है। एंड फिर आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो वी के साथ हम लोग वियर का प्रयोग करेंगे, वी वियर सिटिंग आइडियल, ठीक है। बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि हर एक जो है प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट में बदल गया, वी वियर हो गया, ठीक है, सिटिंग। तो ये आपका हो गया, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखना कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा जो है वो क्या आता है, इंट्रोगेटिव वाला ही, ठीक है, या फिर प्लीज वाला आता है। तो इन सब टाइप का थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कनक सैड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, ये भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। बट ये जो है ये क्या है, ये वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब आगे मिला है और यहाँ जो हमारा है ये आपको क्वेश्चन वर्ड आगे मिला है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है दोनों में, ठीक है। जैसे देखो मैं बना रहा हूँ कनक सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना ये सेम ही होता है, आस्क्ड का ही प्रयोग किया जाएगा, हिम। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहाँ हम लोग क्या वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते थे, बट यहाँ जो है आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है तो हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वेदर आपको हार्ड लगेगा लेकिन इफ जो है दो अक्षर का है, लिख दो। फिर आपको द टीचर विल जो है वो उड में बदल जाएगा, उड नॉट टीच, ठीक है। फिर यहां देखो देम, और जो हमारा, ठीक है, ये जो अस है अस ये बदल जाएगा देम में, ठीक है। एंड फिर हमारा अस के बाद टू डे जो है वो डैट डे हो जाएगा, टू डे का हो जाता है डैट डे। ये सब रूल थोड़ा सा याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तीसरा आप लोग समझो, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। जैसे डू यू नो द वे टू द स्टेशन आई सेड टू अंकित, तो अब आपको ये जो है ये आपका पीछे है और ये आगे है, तो इसको आपको आगे ही बनाना है, आई सेड टू अंकित, ठीक है। ये भी हमारा वही है, आई सेड के स्थान पर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लग जाएगा, आई आस्क्ड अंकित। अब इफ लगा दो साइड, यहाँ जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ। अब देखो ध्यान से, इफ हमने लगाया, अब यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो बदलेगा अंकित से, तो वो हो जाएगा ही। नो जो है वो आपका न्यू में बदल जाएगा, द
वे टू द स्टेशन। बस आसान है, कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा अगर आप रूल्स थोड़ा सा याद रखते हो तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये तीन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है पंचुएशन। पंचुएशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे पंचुएशन तैयार कर लेने हैं। पंचुएशन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का? 2 नंबर का आता है। और अगर आपने ये सारा पंचुएशन तैयार कर लिया तो आपका पंचुएशन से भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो पंचुएशन में क्या होता है कि आपको लाइकेज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब नहीं लगा रहता है, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ देखो लाइकेज आपका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कैपिटल करो, द टीचर। ठीक है, सैड टू मी। अब कॉमा लगाओ, इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं लगा हुआ है जो आपको लगाना पड़ेगा। फिर आपको डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इस टाइप से आपका जो है मतलब अधूरा है और इसको आपको अच्छे से पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंचुएशन। ऐसे ही हमारा दूसरा है कैन यू गो टू दिल्ली टूडे, द ऑफिसर सैड टू द क्लर्क। ठीक है, तो यहाँ आपको इसको भी उसी तरह से बनाना है। ये भी हमारा वही है, सेम ही है, कुछ है नहीं चेंज। यहाँ आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, सबसे पहले डबल कॉमा और कैन यू गो टू, डी कैपिटल कर देना क्योंकि ये दिल्ली है, डी कैपिटल टूडे। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, फिर द ऑफिसर है ना, ऑफिसर सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा जो है साइड चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सैड टू द कलर का। ठीक है, बस तो ये हमारा हो गया दूसरा। तीसरा देखो, रेखा सैड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू द कॉलेज यस्टरडे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो है ज़्यादा इंट्रोगेटिव ही आता है और ये जो आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही ज़्यादा आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आता है, ये ध्यान रखना 100%, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर देखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आता है। जैसे रेखा सैड टू हर फ्रेंड्स व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। तो सबसे पहले रेखा का आर जो है वो कैपिटल कर लो, रेखा सैड टू हर फ्रेंड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज। ठीक है, फिर आपका यस्टरडे, बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट पंचुएशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स समझना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे पेपर में 100% आएगा और आपको तैयार ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है पहला, माई फादर लिव्ड इन मुंबई, फिर डैश 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 10 ईयर। तो अब यहाँ आपको कौन सा प्रीपोजिशन भरना है? माई फादर लिव्ड इन मुंबई, फिर यहाँ डैश 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 10 ईयर। तो यहाँ देखो 10 ईयर जो है वो एक अनिश्चित समय है, निश्चित तो है नहीं कौन सा 10 ईयर है। तो यहाँ फॉर का प्रयोग करोगे, क्या लिखोगे? फॉर। हु इज नोकिंग, फिर डैश डैश द डूर। नोकिंग के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर यहाँ तीसरा है, राहुल इज वीक, फिर डैश डैश इंग्लिश। तो राहुल इज वीक इन इंग्लिश। आई एम सफरिंग, ये तो बहुत आसान है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। डिड यू लिसन, लिसन के साथ टू व्हाट आई सेड।
तो ये हमारा 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये प्रीपोजिशन तैयार ही हो गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं कि आप लोगों को तैयार करना पड़े। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ट्रांसलेशन, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है, 5 नंबर या 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन जो मैंने लिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे वो भी आप लोगों को समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले आप ट्रांसलेशन को पढ़िए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, कई विद्यार्थी उसके पास या उनके पास पढ़ने आते थे। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। अब विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। सबसे पहले आप इसको देखो, एक एक पैराग्राफ में बना लो छोटा छोटा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, एक योग्य अध्यापक थे। तो अब पहले यहाँ आपका डैश है तो इसको बनाओ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लिखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम बहुत बड़ा है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, थे यानी कि अध्यापक थे तो वाज का प्रयोग करो। वाज ए, योग का मतलब होता है एवल, एवल का मतलब होता है योग्य। ठीक है, एवल टीचर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ये एवल टीचर। ठीक है, अब उनके पास या कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, यानी कि मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी। मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स यानी कि क्या करते थे, उनके पास पढ़ने आते थे। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट यूज्ड टू कम उनके पास, यानी कि टू हिम, उनके पास क्या करने, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। ठीक है, एंड एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। कौन आया, एक वृद्ध पुरुष यानी कि एन ओल्ड मैन। ठीक है, एन ओल्ड मैन। टू केम यानी कि आया, टू केम यानी कि वहां आया था क्या करने के लिए, टू केम टू हिम, उनसे। ठीक है, सॉरी, टू हिम, ठीक है, टू बी टाट यानी कि पढ़ने के लिए। विद्यासागर उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। जो विद्यासागर हैं उन्होंने मतलब पढ़ाने के लिए उनको वचन दिया। तो यहां सबसे पहले लिखो विद्यासागर, विद्यासागर गेव यानी कि दिया, क्या दिया, ए वर्ड्स टू हिम, उनको वचन दिया क्या करने के लिए, टू टीच हिम, उन्हें पढ़ाने के लिए। ठीक है, टू टीच हिम। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि मतलब विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। ठीक है, तो विद्यासागर यहां आपका गेव है, गेव वर्ड्स टू हिम टू टीच हिम। ठीक है, तो यहां हो गया यहां तक। फिर किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। क्या लगता था, व्याकरण। बट का मतलब होता है किंतु। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, फेल्ट यानी कि महसूस होता था। ठीक है, क्या, जो ग्रामर है, डिफिकल्ट, जो ग्रामर उसे लगता था वो डिफिकल्ट लगता था। ठीक है, ग्रामर डिफिकल्ट लगता था। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट ए बुक यानी कि एक किताब लिखी, किसका, ऑन ग्रामर, ग्रामर की।
फॉर के लिए, द बेनिफिट्स यानी कि सुविधा, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन। देखो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि ये हमारा एक हार्ड ट्रांसलेशन है। वैसे तो बहुत छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे बुक में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी छोटे छोटे आते हैं, बट मैंने बहुत ही हार्ड लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगे, ठीक है। तो ये हमारा है क्लास 10 इंग्लिश का ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन एंड पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको ये ग्रामर की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ग्रामर का इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।